आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नागरत्ना गणवीर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज, रिसाली, जिला दुर्ग। आज हम संसदीय शासन प्रणाली की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर सरकारों को संसदीय शासन या अध्यक्षात्मक शासन कहा जाता है। संसदीय शासन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का घनिष्ठ संबंध होता है, अर्थात दोनों अंगों में समन्वय होता है। व्यवस्थापिका जो है, अर्थात भारत में हम जानते हैं कि जो व्यवस्थापिका जो है राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाता है और वह देश की शासन के लिए वह अपने मंत्रिपरिषद का चयन करता है। यह मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद, पूरा जो मंत्रिमंडल है या मंत्रिपरिषद है, ये व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य जो होते हैं वो व्यवस्थापिका या अपन कह सकते हैं संसद के सदस्य होते हैं, और जो लोग संसद के सदस्य नहीं होते हैं उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर संसद की सदस्यता ग्रहण कर लेनी होती है। चुनाव जीतना होता है। पूरा मंत्रिमंडल जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ये जो संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। देश का जो प्रधान होता है वह नाम मात्र का होता है, अर्थात भारत में राष्ट्रपति और ब्रिटेन में राजा, ये नाम मात्र के प्रधान होते हैं। और मंत्रिपरिषद जो होता है वह वास्तविक प्रधान होता है। अध्यक्षात्मक शासन में हम देखते हैं कि जो देश का प्रधान होता है वही वास्तविक प्रधान होता है। तो पूरे मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो है प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल तब तक सत्ता में रह सकता है जब तक कि संसद का विश्वास प्राप्त हो। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल को व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी रहना पड़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, संसद पर डिपेंड होता है, इसलिए कार्यपालिका का जो कार्यकाल होता है वह अनिश्चित होता है। व्यवस्थापिका या संसद का मंत्री परिषद पर, है ना, व्यवस्थापिका मतलब संसद का जो है मंत्री परिषद पर पूरी तरह से नियंत्रण रहता है। वो कैसे कैसे नियंत्रण करती है? तो संसद जो है प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, कटौती प्रस्ताव, बजट में कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव पास करती है तो सरकार गिर जाती है। इस तरह से संसद जो है ना, संसदीय शासन में संसद जो है कार्यपालिका पर, मंत्रिमंडल पर पूरी तरह से नियंत्रण रखती है। व्यवस्थापिका जो है एक निश्चित अवधि के लिए जनता के द्वारा निर्वाचित होती है। भारत में 5 साल के लिए हम सांसद को चुनते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल को भी ये पावर है कि वह समय के पूर्व संसद को भंग कर सकती है। अब तक देखा जाए तो भारत में 7 बार लोकसभा को समय के पूर्व भंग किया गया। 1970, 1977, 1979, 1991, 1997, 1999 और 2004 में समय के पूर्व लोकसभा को भंग कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि संसदीय शासन के बिल्कुल विपरीत ही अध्यक्षात्मक शासन होता है। यहाँ पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का कोई संबंध नहीं होता है। कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका पर डिपेंड नहीं होती है, और व्यवस्थापिका अर्थात संसद, अमेरिका में हम जानते हैं कि अमेरिका की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसको कांग्रेस कहा जाता है। और कांग्रेस जो है मंत्रिमंडल पर, कार्यपालिका पर को नियंत्रण में नहीं रखती है। राष्ट्रपति जो है यहाँ पर
वास्तविक प्रधान होता है। राष्ट्रपति अपनी पसंद के लोगों को मंत्रिमंडल में चुनता है। और अगर यहाँ पर हम देखते हैं संसद के सदस्यों को बिल्कुल भी मंत्रिमंडल में चयनित नहीं किया जा सकता। अगर चयनित किया भी गया तो उसको संसद से, कांग्रेस से, वहां की जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहा जाता है, वहां से उसको इस्तीफा देना पड़ता है। इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर चूंकि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का कोई संबंध ही नहीं होता, इसलिए कार्यपालिका का जो कार्यकाल होता है वह स्थायी होता है। राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के आधार पर ही हटाया जा सकता है। तो इस तरह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका यहाँ अध्यक्षात्मक शासन में दोनों ही स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन दोनों जब काम करते हैं देश के लिए, तो संतुलन स्थापित करने की भी, शक्ति संतुलन स्थापित करने की भी व्यवस्था है। तो हम पुनः अपने देश में आते हैं। अपने देश की जो भारत की संसदीय शासन प्रणाली है, यहाँ पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका में समन्वय होता है, दोनों मिलके काम करते हैं, संसद का पूरी तरह से नियंत्रण रहता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाया गया, क्या कारण थे? तो हम ये देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत कैसे हुई। तो संसदीय शासन प्रणाली, पूरे विश्व में संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत कैसे हुई? तो कनाडा में सबसे पहले संसदीय शासन को अपनाया गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में इस प्रणाली को अपनाया गया और विश्व के करीब 33 कंट्रीज में संसदीय शासन प्रणाली को, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को अपनाया गया है। इस संसदीय शासन प्रणाली को पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी कहा जाता है, इसको मंत्रिमंडलीय शासन भी कहा जाता है और प्रतिनिध्यात्मक शासन, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इसे वेस्टमिनिस्टर प्रणाली भी कहा जाता है। यह शासन की सबसे अच्छी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है जो सैकड़ों वर्षों से हम जानते हैं ब्रिटेन में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में विकसित हुई है। भारत में केंद्रीय विधानमंडल की जो शुरुआत हुई, यह 1833 के चार्टर अधिनियम से हुए और इसके द्वारा भारत सरकार को विधायी शक्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। यहाँ पहली विधान परिषद की स्थापना की गई, पहली बार गवर्नर जनरल बने हमारे यहाँ, और पहली बार जो है भारत सरकार के नाम से जाना जाने लगा और उसकी जो काउंसिल है को इंडियन काउंसिल कहा गया। 1853 में इस संस्था की जो सदस्य संख्या थी उसको बढ़ाया गया और प्रांतीय सरकार के प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया गया। उसके पश्चात हम देखते हैं कि 1861 में विधान परिषदों को विकेंद्रीकृत किया गया। इसके पश्चात 1919 का भारत शासन अधिनियम बना और इसमें ब्रिटिश भारतीय इतिहास में भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। इसके पश्चात भारत में 1935 का अधिनियम बना और ये 1947 तक केंद्रीय कार्यपालिका में किस प्रकार चुनाव जीतकर जो है शक्ति का प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया। अब हम ये देखते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को आखिर क्यों अपनाया गया, उसके क्या कारण थे। तो भारत में जो शासन प्रणाली है, ये कौन सी शासन प्रणाली अपनाया जाए, तो भारत के सामने 3 विकल्प थे। स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका थी, अमेरिका में हम देखते हैं तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन था और ब्रिटेन में संसदीय शासन था। भारत के लिए सबसे ज्यादा ये उपयुक्त था कि संसदीय शासन प्रणाली ही उपयुक्त थी, क्योंकि भारत लंबे समय से ब्रिटेन के अधीन था। अतः 12 अगस्त 1946 को गठित अंतरिम सरकार इसी पद्धति के अनुसार बनी। संविधान सभा ने इसी प्रारूप को सर्वसम्मति से स्वीकार किया और इस पद्धति को अपनाने के पक्ष में कई तर्क भी दिए। प्रमुख तर्क है, फर्स्ट नंबर है कि ये जो शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है, यह प्रजातंत्रीय संविधान के गठन के साथ ही सर्वाधिक शक्तिशाली कार्यपालिका रखती है। यहाँ पर कार्यपालिका जो है बहुत पावरफुल है।
आप लोगों को मालूम होगा किस तरह से नोटबंदी की, आपका 1000 का नोट नहीं चलेगा, है ना? 3 तलाक का जो कानून था उसको समाप्त कर दिया गया, या कोई भी कानून अपन देखते हैं किस तरह कार्यपालिका जो है बहुत पावरफुल है हमारे यहाँ। तो ये भारत के लिए, विकास भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये बहुत ही जरूरी था। और ये 150 वर्षों का ब्रिटिश शासन का हम लोगों को अनुभव भी था। अमेरिका के जो संविधान विशेषज्ञ थे, यह भी चाहते थे, इन लोगों की भी सहमति थी कि ब्रिटिश मॉडल की जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, यही भारत के लिए उपयुक्त होगी। और इसी तरह से अगर हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाते, तो क्या होता कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का कोई संबंध नहीं होता, और ऐसे में क्या होता है कि लूट प्रणाली हो जाती, जो भारत के लिए बहुत ही कष्टप्रद होती। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का संबंध न होने पर दोनों जो शासन के अंग है, ये विपरीत दिशाओं में जाते, और भारत जैसे नवजात लोकतंत्र के लिए अपने दायित्व को निभाना बहुत ही कठिन हो जाता। संसदीय पद्धति में राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का होता है। अगर अध्यक्षात्मक शासन की स्थापना करते, तो देशी राज्यों में पुनः वास्तविक कार्यपालिका शक्ति दे दी जाती। यह समस्या जो है भारतीय राज्यों में बहुत कठिनाइयां पैदा कर देती। हम जानते हैं कि भारत में लगभग 100 वर्षों के सामाजिक जीवन में ब्रिटिश संवैधानिक जो विधि है, उसकी परंपरा है, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा था, और भारतीयों को ये पसंद भी था क्योंकि ये भारतीयों के अनुरूप भी था। और संसदीय शासन वास्तविक रूप में उत्तरदायी शासन है, और संसदीय व्यवस्था हम देखते हैं ये काफी लचीली है। और ये देखते हैं कि बहुत लंबे समय में कितनी ही परेशानियां आई भारत के समक्ष, तो ब्रिटेन में भी तो बहुत ही आसानी से शासन चलते रहा। भारतीय संविधान के स्वरूप के संबंध में चर्चा के दौरान दो प्रश्न उठाए गए थे। ये दो प्रश्न थे, लोकतांत्रिक संवैधानिक ढांचे में सबल कार्यपालिका किस प्रकार बनाई जाए, है ना? भारतीय संविधान के स्वरूप के संबंध में जो जो चर्चा थी, उसमें दो प्रमुख प्रश्न उठाए गए थे कि भारत की जो कार्यपालिका है उसको सबल कार्यपालिका कैसे बनाई जाए, और दूसरा था कि कार्यपालिका किस प्रकार की कार्यपालिका भारत के अनुकूल होगी। तब के एम मुंशी ने कहा था कि शक्तिशाली और लोचपूर्ण सरकार जो है इंग्लैंड में विद्यमान है, क्योंकि कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित हो, जब कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है, तो कोई भी डिसीजन जो है बहुत अच्छे से लिया जा सकता है। जो निम्न सदन के बहुमत पर आधारित होती है, इस निम्न सदन को हम जानते हैं लोकसभा। निम्न सदन मतलब लोकसभा को वित्तीय शक्तियां प्राप्त होती है। विधानमंडलीय बहुमत से ही सरकार बनती है, और यह मंत्रिमंडल राष्ट्रपति या सम्राट के सॉरी सम्राट को परामर्श प्रदान करता है। सम्राट जो है दल के बाहर या ऊपर होता है। ब्रिटेन में सम्राट राज्य का प्रधान और संविधान के निष्पक्ष गौरव का प्रतीक बन गया है ब्रिटेन में। अतः ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था हर परिस्थिति में हम देखते हैं कि भारत के अनुरूप थी, भारत के लिए सर्वाधिक उपयुक्त थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इस संबंध में कहा था कि हम अब तक प्राप्त अनुभव के प्रतिकूल दिशा में बिल्कुल ही नहीं जा सकते हैं। अतः सभा ने भारी बहुमत से ये तय किया कि भारत में ब्रिटिश मॉडल की संसदीय शासन व्यवस्था को ही अपनाना उपयुक्त होगा, तभी हमारे देश का विकास हो सकता है, हमारे देश की शासन व्यवस्था अच्छे से चल सकती है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली का व्यवहारिक पहलू देखते हैं, तो प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में एक ही प्रकार की शासन व्यवस्था होने पर भी बहुत सारी भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। जैसे ब्रिटेन में संसद जो है सर्वोच्च है, किंतु हमारे यहाँ
ये देखते हैं कि न्यायालय सर्वोच्च है। वहाँ की संसद के बारे में कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रिटिश संसद इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। और दूसरा एक और भी कहावत है कि अगर ब्रिटिश संसद ये कानून बनाए कि सारी नीली आँखों वाले बच्चों को नदी में फेंक दिया जाए, तो वो भी पास हो जाएगा। ऐसी भी कहावत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रिटेन जो है वहाँ पर संसद बहुत पावरफुल है। हमारे यहाँ भी संसद पावरफुल है, संसदीय शासन है, लेकिन न्यायालय हमारे यहाँ सर्वोच्च है। और न्यायालय को हमारे यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की जुडिशियल रिव्यू ये पावर है। वहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार संसद को नहीं है। ब्रिटिश सरकार से हमें विरासत में जो कुछ भी मिला है वो हमारी परंपरा के अनुरूप है। ये हमारे संविधान वेतान अपने अनुभव से हमारे देश के लिए सर्वश्रेष्ठ समझकर भारतीय संविधान का ये निर्माण भी किया था और संसदीय शासन को भारत में अपनाया गया था। हमारा संविधान हम जानते हैं लिखित है। यहाँ शासन का स्वरूप क्या है? संघात्मक है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है और शासन का जो स्वरूप है वो संघात्मक है। और संघात्मकता का मतलब होता है शक्ति का विकेंद्रीकरण केंद्र और राज्यों में किया गया है, ताकि प्रत्येक जो प्रदेश है उसका विकास हो सके। तो इस तरह से हमारा संविधान लिखित है। यहाँ शासन का जो स्वरूप है संघात्मक है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था तथा विकासशील समाज के लिए हमारा जो संविधान है बहुत ही उपयुक्त है। और इस तरह से अपन देखते हैं कि कई बातें ब्रिटेन से मेल नहीं खाती, उसके बावजूद भी, क्योंकि ब्रिटेन विकसित देश है और हमारा देश जो है विकासशील देश है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए संसदीय शासन प्रणाली को अपनाकर बहुत ही श्रेष्ठ एक संविधान भी दिया है और अच्छी शासन प्रणाली दी है। अब तक 1976 से 2008 के दशकों में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संसदीय मॉडल में अनेक परिवर्तन आए हैं। कार्यपालिका शक्ति में अभूतपूर्व अभी देखते हैं तो कार्यपालिका शक्ति में बहुत वृद्धि हो गई है। और इसका कारण जो है विश्व युद्ध की आशंका है, आर्थिक संकट है, वर्तमान में जो है पिछले 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण है, सामूहिक समाजवादी या लोक कल्याणकारी नीतियों को अपनाना और अंतरराष्ट्रीय तनाव के बने रहने से कार्यपालिका शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। अब आम चुनाव में मतदान जो होता है वो प्रधानमंत्री या विरोधी दल के नेता के इर्द गिर्द होने लगा है। अब शक्ति का केंद्र जो है हम देख रहे हैं पिछले क्या कहना चाहिए 7-8 साल से कि शक्ति का केंद्र क्या हो गया है? प्रधानमंत्री हो गए हैं। द्विदलीय पद्धति में प्रधानमंत्री पद भी स्पष्ट होता है। संसदीय शासन प्रणाली का आधार सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। आम सहमति से ही संसदीय शासन का जो रथ है आगे बढ़ सकेगा, अन्यथा अवरोधों के कारण किसी भी दिन उसका चक्का जाम हो सकता है। निष्कर्ष रूप में अपन कह सकते हैं कि भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है वह उसका स्वरूप तो बदल रहा है, इसमें नई प्रवृत्तियां भी उभर रही हैं। राजनीति का अपराधीकरण भी हो रहा है और इसे रोकना है। अच्छे पढ़े लिखे लोगों को संसद तक पहुंचाना है। जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्रवाद, भाषावाद की संकुचित धारणा और मानसिकता से ऊपर उठकर ही राष्ट्रहित के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व से हम काम करेंगे, तभी राष्ट्र में एकता और अखंडता बनी रहेगी और भारत का कल्याण होगा और भारत भी विकसित राष्ट्रों में गिना जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का घनिष्ठ संबंध होता है
और दोनों मिलके देश के शासन का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं। और कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि बिल्कुल आम आदमी के और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए वो बिल्कुल रक्षक का काम करती है, संरक्षक का काम करती है। आप लोगों ने मेरी लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, आप सभी को मेरा नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.